जोहार साथी। हमारे करीबी पड़ोसी मुल्क नेपाल में तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं, रोमांचकारी, विध्वंसकारी, हिंसात्मक, और बहुत कुछ लोगों को लगता है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तनकारी भी घटनाएं हो रही हैं। पूरा देश धू धू करके जल रहा है और जो वहाँ का उच्च वर्ग है उसके प्रति, और जो वहाँ का जो सत्तासीन लोग हैं, जो राजशाही खत्म करके जो डेमोक्रेसी वहाँ लागू की गई, उसके खिलाफ एक भयानक विस्फोट हुआ है जनता के असंतोष का। और उसकी वजह भी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दुनिया में सबसे बेहतर तो जरूर है, लेकिन वो बहुत विफल भी रही है बहुत से चीजों को, बहुत सी समस्याओं को हल करने में। खास करके जो भयंकर विपन्नता, गरीबी और दूसरी विषमता जो बढ़ती जा रही है पूरे दुनिया में, उसको लेकर वो सबसे बड़ी चुनौती है। और इसमें डेमोक्रेसी असफल रही है और इसका परिणाम है कि इस तरह का कि हिंसात्मक घटनाएं, इस तरह का विस्फोट जो दबा रहता है वो होता है। और उसका शिकार आमतौर पर सामान्यतः वो अभिजात्य तबका, वो जो जो चलाते हैं देश को, सत्ताधारी लोग, और जो अमीर वर्ग है वो होता है। और इससे लोग डरते हैं बहुत, और इसके लिए तरह तरह का उपाय भी करके रखा गया है पूरे सभी मुल्कों में। सभी तरह के सत्ताधारी और लोग करके रखते हैं कि इस तरह का विस्फोट, क्योंकि विषमता और गरीबी का हल तो कोई निकले, और वो पूंजीवादी व्यवस्था में इसका कुछ दिखाई नहीं देता है, उसका कोई समाधान। वो तो समाजवादी व्यवस्था आएगी और उस तरह का होगा, यानी तभी जाके उसका अंत हो सकता है, जो धीरे धीरे कल्पनातीत होते जा रहा है बहुत तरह का। फिलहाल ये जो है विमर्श का विषय ये है साथी कि नेपाल में जो हो रहा है, जिसको देख रहे हैं हम लोग अपने सामने घटित होते 2-3 दिन के अंदर, उसको हम लोग किस रूप में देखें। तो कुल मिला के मेरे नजरिए से, चाहे हम जो देख पा रहे हैं वो कि वो एक अराजक है, अनियंत्रित एक भीड़ का आक्रोश है, गुस्सा है, और सब कुछ तत्काल तो दिख रहा है कि वो हर चीज को फतह कर रहा है, हर दुश्मन को चिन्हित करके उस पर आक्रमण कर रहा है। लेकिन कोई उसकी दशा और दिशा नहीं दिख रही है कि क्या होगा इसका, कैसे होगा, इसका समाधान क्या है। क्या फिर से राजशाही वापस आए, इसमें समाधान है, या डेमोक्रेटिक व्यवस्था का छद उतार के वहां एकदम खालिस तानाशाही या फौजी शासन, इस तरह का चीज आए सामने। तो ये सब चीजें हैं और होगा, उसको हम लोग देखेंगे। अभी मौजूद सवाल ये है क्या कि इस तरह की घटनाएं जब भी होती हैं तो हम लोगों के यहाँ, अपने देश में, अपने यहाँ इस बात को लेकर एक खास तरह का ये होने लगता है, खलबली मचने लगती है लोगों के मन में, खास करके वैसे लोगों को जो क्रांति के चिर आकांक्षी कि भारत में भी क्रांति होगी, बदलाव होगा, एक दिन जनता का सब्र टूटेगा और उसके बाद चुन चुन कर लोग रगेत कर सत्ताधारियों को, और जो इस शोषण और उत्पीड़न पर टिकी व्यवस्था को बनाए हैं उसके खिलाफ वो संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और उसको मटिया मेट कर देंगे। तो इसी नजरिए से हम लोग आज थोड़ा बात करेंगे उसको लेके। और बहुत सारे लोग चाहे ये हैं, वो इसको जो
जो वर्तमान सत्ता से मोदी की या ये से घबराए हुए हैं, चिंतित हैं और उससे आक्रांत हैं, वैसे लोग वो बार बार जो नेपाल में जो घटित हो रहा है उसको दिखाकर और उसको बताकर यहाँ के हुक्मरानों को और यहाँ के उन सत्ताधारियों को डराने का और उसको दिखाते हैं कि देखिए इस तरह होगा, यहाँ भी आपको रगे बिरगे पे पीटा जाएगा और इस तरह का, और ये हो सकता है, घटित हो सकता है, इसलिए वो सावधान रहे। लेकिन हमको इस तरह की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती। उसे कुछ वस्तुगत ठोस कारण है। भारत में एक तो पूरा समाज ही विभाजित है, तो यहाँ का युवा भी उसी तरह विभाजित है बुरी तरह। वो वर्णवादी व्यवस्था से भी एक तो ठोस विभाजित है, और उसमें भी विभाजन अब नए नए चीज जो पुनरुत्थानवादी आंदोलन चल रहा है अपने देश में पिछले कुछ वर्षों से नहीं, लगभग 100 वर्षों से, जो आरएसएस संघ के नेतृत्व में चल रहा है, उसके कारण भी बहुत तरह का कि यहाँ के लोगों का मानसिकता, दिमाग बदल चुका है यहाँ के युवाओं का। इसको सूत्र रूप में कहें तो हमारे यहाँ के हमारे देश में उस वर्ग का, खास करके उस आयु वर्ग के लोगों का, जो जैसे जो वहाँ दिखाई दे रहा है, मैंने 14-15 वर्ष, 16-17 वर्ष और 28-29-30 वर्ष के बीच के उम्र के जो युवा हैं, जो सबसे ज्यादा आज की व्यवस्था में शोषित और पीड़ित भी हैं, वो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उनके सामने कोई भविष्य नहीं है, लेकिन उनके सामने वो अपने दुश्मन को चिन्हित भी नहीं कर पा रहे हैं। उस दुश्मन उनका कौन है? दुश्मन यदि कहिएगा तो आज भी इतनी बुरी अवस्था होने के बावजूद हमारे देश के युवाओं के लिए बड़ा दुश्मन, जो उस आयु वर्ग के लोगों की बात कर रहे हैं, ऊपर नीचे वाले भी लोग हैं, बड़े लोग भी उस तरह के ही हैं, लेकिन जिनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो सड़कों पर उतरेंगे, तो उन युवाओं में बड़ी समस्या बेरोजगारी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। उनके लिए वो दुश्मन ज्यादा बड़ा दुश्मन नहीं है, उससे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान और मुसलमान है। उनके मन में भी धीरे धीरे वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना, एक मजबूत राष्ट्र, वो सदियों के गुलामी, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा मुगल पीरियड मुसलमानों का रहा है, और उसके कारण जो हीन ग्रंथि हिंदू समाज में बनी है, वो अस्थाई भाव बन गया है, चिर भाव बन गया है। और उसको लेकर जब भी आप कल्पना करेंगे कि ये वो कुछ सकारात्मक दिशा में उनका वो बढ़ेंगे और इस व्यवस्था को बदलने की लड़ाई लड़ेंगे, वो धीरे धीरे धूमिल पड़ता जा रहा है। अभी जैसे मान लीजिए अराजक जैसा आपका दिखा नेपाल में, तो वैसी अराजकता और शक्तिशाली युवाओं का जमात तो अभी कांवड़ लेके घूम रहे थे। उस दौरान भी इसी तरह की अराजकता थी, जहां था दुकानों को लूट देना, लोगों को पीटना, मारना, ये वो सारा कुछ सड़कों पर उनका तांडव दिख रहा था। यदि उनको और छुट्टा छोड़ दिया जाता कुछ दिन, या उसको डायरेक्शन देने वाला होता, दिया ही गया है उसको कि क्या क्या करना है तुमको, और तुमको छूट है, तो उस हिसाब से वो करता रहा, तो उस तरह का तांडव मान लीजिए दिखेगा भी तो उससे क्या फायदा होगा। तो उसी तरह भारत में जो है युवाओं का मेरी शंका कि इस तरह का कोई आंदोलन, जनाक्रोश की अभिव्यक्ति सड़कों पर सही दिशा में होगी, उसका पहला बाधक यही है कि हमारे यहाँ आज भी वो हमारा दुश्मन भ्रष्टाचार और बेरोजगारी नहीं है युवाओं के लिए। उससे बड़ा दुश्मन
पाकिस्तान और मुसलमान है। दूसरा जो है, दूसरी बात जो है, हमारे यहाँ जो युवाओं का एक बड़ा तबका, उसको वर्गीकृत समाज आप जब कहें में बांटेंगे तो एक तो अभिजात तबका है ही, वो एक छोटा सा ही तबका है। मान लीजिए अमीरों का, अमीरजादों का, कारपोरेट घरानों का, बड़े बड़े मंत्री और ये वो नौकर ब्यूरोक्रेट के जो जो शीर्ष पदों पर है, उस तरह के लोगों का एक जमात है, जो अभिजात तबका हुआ, बड़ा तबका हुआ। लेकिन मध्यम वर्ग जो है वो भी काफी मुटिया चुका है, बड़ा है मध्यम वर्ग, उसमें एक बड़ी आबादी है युवाओं की। और वो तबका जो है, उसके लिए बड़ा तबका, उसके लिए बड़ी चिंता जो है, उन युवाओं के मन में भी कहीं न कहीं वो जो निम्न तबका है, माने मध्यम वर्ग से नीचे का तबका है, जो विशाल है, वो भी मान लीजिए उसमें अभी आप कहिएगा तो कम से कम 50% लोग उसमें हैं। तो 50% लोग चाहे के युवा उस तबके में आते हैं, तो उनके लिए जो मध्यम वर्ग के युवाओं के मन में बहुत एक तरह का नफरत और विद्वेष है। एक सीधा सा वो धारणा कि इन लोगों का मन बहुत बढ़ गया है, आरक्षण को लेकर भी विभाजन बहुत तीव्र हुआ है, और उन लोगों को लगता है कि आरक्षण की वजह से हमारा विकास अवरुद्ध हुआ है। संकट कुछ और है, लेकिन उनको लगता है कि हमको यदि आज रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, तो उसका कारण आरक्षण है। और वो तबका जो जो आप जिसको मध्यम वर्ग कहते हैं, वो समझिए हमारे देश में समझिए वो जो वर्णवादी व्यवस्था में सवर्ण जो जातियां हैं, और जो उसके जो जातियां हैं, वो मूलतः उसका मेरुदंड है। उसमें भी, हालांकि उसमें भी बेरोजगारी है और वो भ्रष्टाचार से आक्रांत है, लेकिन उनको लगता है कि यानी जो भी है, जो भी इस व्यवस्था में है, उसका बड़ा हिस्सा, चाहे उसका छीना झपटी जो मचा हुआ है, उसके कारण ही बहुत विभाजन है। इसलिए उसको लेकर कोई बड़ा विस्फोट यहाँ सड़कों पर लोग कभी उतरेंगे, उनके लिए ज्यादा बड़ी चिंता ये है कि ये जो निचला तबका है, जो है निम्न तबका है, जो जाति के रूप में भी और अर्थ के रूप में भी जो निचला तबका है, उनका मन बहुत बढ़ गया है, अब और नहीं बढ़ना चाहिए। इसके कारण भी एकजुट होकर उस तरह का, अब आप कहिएगा कि तो वंचित जमात ही संगठित होकर क्यों नहीं लड़ता है या सड़क पर उतर पड़ता है? वो तो कर सकता है, वो तो सताया हुआ है इस सिस्टम में, नहीं तो उसमें भी एक अपने तरह का पेच है। हमारे यहाँ जो साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आप देखेंगे कि हर आदमी के अंदर एक ब्राह्मणवाद छुपा हुआ है। हर आदमी जो किसी भी तबके का है, उसके मन में कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण बनने की, वो देखता है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है समाज में, और इसलिए उसके मन में भी, और ब्राह्मण बनने में बहुत सारे फायदे भी हैं वो, तो इसलिए वो हर आदमी कहीं ना कहीं से थोड़ा सा इस चीज के लिए भी ललायत है, रहता है, और वो उन जैसा ही बनने का कोशिश करता है। और इस चक्कर में इसलिए वो व्यापक एकजुटता जो हो पाएगी वो दिखाई नहीं देता है। ये भी है। दूसरा है कि जिसकी व्याख्या समाजशास्त्री लोग हमेशा करते रहे हैं कि हमारे यहाँ जो निम्न तबका है और निम्न जातियां हैं, उसमें भी सबको इस बात का संतोष है कि वो जहाँ हैं उसके ऊपर भी कुछ लोग हैं, लेकिन उसके नीचे भी लोग हैं जो जिस पर वो शासन कर सकते हैं, चाहे वो उससे श्रेष्ठ वो हैं। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं कुल मिलाकर, और इसको बहुत पुष्पित और पल्लवित भी किया गया है लगातार। जो भाजपा है या संघ परिवार है,
और जो जो लोग हैं कुछ पिछले 100 वर्षों से इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। एक तो ये कि पहले कि हिंदू राष्ट्र की एक कल्पना, उसको मजबूत करना और मुसलमानों के लिए घृणा पैदा करना, अन्य धर्मावलंबियों के लिए, खास करके मुसलमानों के लिए टारगेट करना, उसको, ईसाइयों को भी इसमें जोड़ लीजिए, टारगेट करना और उसको करके जो जो गोलबंद करना व्यापक हिंदू समाज को, जिसमें सब लोग आ जाएं, धीरे धीरे सबको वो संतोष और सुख मिलेगा उस मुसलमान और पाकिस्तान से घृणा करके। और उसके अलावा जो पुराना, जो एक नया चीज और ट्रेंड हुआ है कि हमारा पिछला जो पुरातन दुनिया थी, पुरातन जो हिंदू समाज का वो दौर था, वो बहुत श्रेष्ठ था, जिसको उसको लेकर कह सकते हैं पुनरुत्थानवादी आंदोलन चलते रहना, जिसका नजारा हम लोग देखते रहे। और ये, और अभी भी कितना बेवकूफाना बातें होती हैं, लेकिन लोग उसको विश्वास करते हैं। कभी हमारे यहाँ पुष्पक विमान था, कभी यहाँ जो अभी सर्जरी हो रही है उससे बड़ा सर्जरी उस जमाने में हो चुका था। हम वास्तव में विश्व गुरु थे एक जमाने में, कभी थे दुनिया। तो ये जो है मिथ्या दंभ वाला चीज, वो सब पैदा हुआ है। तो इन सब चीजों को लेकर भारत में आप कल्पना नहीं करें कि यहाँ इस तरह का कोई नेपाल जैसा, नेपाल घटित हो सकता है या बांग्लादेश घटित हो सकता है, या नहीं होगा। और एक चीज पर और गौर कर लीजिए कि यहाँ जो 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 संगठित सेना है, पुलिस फोर्स है, उसमें भी बहुत कस के ये जातीय उन्माद या जातीय श्रेष्ठता वाला बात, ये सब है, उसमें भी विभाजन है। और उसमें भी अभी ठीक है, एक बड़ी, उसमें भी बड़ी संख्या होंगे निम्न जाति के लोगों की और ये वो, लेकिन निम्न पदों पर ही जो शीर्ष पद हैं और उस पर उसी तबके का, उसी जातीय समूह का और उसी तबके का कब्जा है, जो राजनीति को डोमिनेट करते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी को डोमिनेट करते हैं और जो कारपोरेट जगत को डोमिनेट करते हैं, उनका एक तबका है और वही लोग हैं वहां भी। इसलिए वो इस तरह के विद्रोह के समय में वो ज्यादा क्रूरता से दमन कर सकता है और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी है। इसलिए अपने देश में आप इसको उम्मीद न करें कि कभी इस तरह की नेपाल वाले घटना को फिर बार बार हम कहेंगे, उसको हम क्रांति नहीं कहेंगे। जो अराजकता का जो विस्फोट हुआ है, जिस तरह से जो गुस्से का इजहार हुआ है, वैसा भी यहाँ भारत में अपने देश में होना हमको दूर दूर तक संभावना उसकी नजर नहीं आती है। यदि उस तरह का तबका, उस तरह का राजक समूह बन भी रहा है हमारे समाज में, तो उसका नियंत्रण वही लोग कर रहे हैं जो सत्ता पर काबिज हैं। इसलिए इत्मीनान रहिए, निश्चिंत रहिए, भारत में नेपाल घटित नहीं हो सकता है, नहीं होगा। धन्यवाद।